ठीक है, तो आज हमें करना है आर्थिक विकास की बाधाएं, यानी आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं आती हैं। हम लोग कर चुके हैं कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनको विकास की जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आती हैं आर्थिक विकास में। तो ये कौन कौन सी बाधाएं होती है जो आर्थिक विकास में आती है? पहली बाधा इसमें है बाजार की अपूर्णता या मार्केट इम्परफेक्शन। बाजार की अपूर्णता का मतलब होता है कि एक देश में बाजार जो होता है वो पूर्ण रूप से अपनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता, तो बाजार की अपूर्णता ऐसी दशा में आ जाती है। अब अर्धविकसित देशों में बहुत सी अपूर्णताएं पाई जाती हैं, बाजार में बहुत सी अपूर्णताएं पाई जाती हैं, जैसे संसाधनों की गतिहीनता, कीमत दृढ़ता, बाजार दशाओं की अज्ञानता, रूढ़िवादी सामाजिक अवधारणाएं। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इनके कारण जितना उत्पादन हो सकता है देश के अंदर उतना उत्पादन नहीं हो पाता। जो उत्पादन संभावना वक्र है, पीपीसी आप लोगों ने उत्पादन संभावना वक्र आप लोग माइक्रो में कर चुके हो पहले, ये फर्स्ट ईयर में। तो उत्पादन संभावना वक्र जो कि उत्पादन की संभावनाएं बताता है दो संसाधनों के द्वारा कि कितना एक देश उत्पादन कर सकता है। तो एक देश के अंदर जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण की बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं देशों के अंदर। मतलब पीपीसी जो होता है वो ऊपर के पॉइंट पर जा सकता है, जबकि वो नीचे के पॉइंट पर ऑपरेट करता है, यानी नीचे वाला पीपीसी ऑपरेट करता है, जिसके कारण की बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती है और एक देश के अंदर उत्पादन का स्तर जो है वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहता है। तो बाजार की अपूर्णता जो होती है ये एक ऐसी चीज है जो कि बाधा उत्पन्न करती है देश के अंदर। देश के अंदर संसाधन है, लेकिन क्योंकि बाजार की अपूर्णता है, बाजार पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, बाजार में विभिन्न बाधाएं होती हैं, जिसके कारण की संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता। अब गरीबी का दृश्य, या जिसको हम बोलते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये कल हमने फीचर भी किया था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का। तो गरीबी का दुष्चक्र जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक फीचर भी होता है और साथ ही साथ इन देशों में काम भी करता है बाधा के रूप में, क्योंकि इन देशों में गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। और ये हमने किया था कि गरीबी का दुष्चक्र जो होता है वो इस वजह से होता है कि इन देशों में पूंजी निर्माण का स्तर जो है वो निम्न होता है, निम्न पूंजी निर्माण का स्तर होता है, पूंजी निर्माण उतनी मात्रा में नहीं हो पाता, जिसके कारण की उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन में कमी होने के कारण लोगों की रोजगार में कमी हो जाती है, रोजगार में कमी जब होगी तो आय में कमी हो जाएगी, आय में कमी होगी तो बचतों में कमी होगी, और बचतों में कमी होगी तो वो दोबारा उसके कारण क्या होगा कि पूंजी निर्माण की गति जो है वो धीमी हो जाएगी या पूंजी निर्माण कम गति से होगा। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये दुष्चक्र जो है, ये साइकिल जो है, अगेन पूंजी निर्माण पे आ गई, वो पूंजी निर्माण में कमी थी जिसके कारण की उत्पादन में कमी आई, उत्पादन में कमी हुई इसके कारण की रोजगार में कमी आई, रोजगार में कमी आई, आय में कमी आई, आय में कमी आई तो बचतों में कमी आई, और बचतों में कमी है तो इसके कारण अगेन पूंजी निर्माण की गति जो है वो कम होती है या पूंजी निर्माण निम्न स्तर पर होता है। तो ये चक्र जो है, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है और इस चक्र को तोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये चक्र जो है एक बाधा के रूप में काम करता है और जब तक इस चक्र को नहीं तोड़ा जाता तब तक देश में विकास होना कठिन है। इसके बाद है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। अब ये पूंजी निर्माण का निम्न स्तर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि गरीबी के दुष्चक्र का भी एक पार्ट है। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर इन देशों में होता है क्योंकि बचतों का निम्न स्तर इन देशों में पाया जाता है, बचतें बहुत कम होती है, आय कम होती है और गरीबी के दुष्चक्र के कारण पूंजी का निम्न स्तर होता है। किसी भी देश के विकास के लिए आपको मालूम है कि किसकी जरूरत पड़ती है, पूंजी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है किसी भी देश को विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए, तभी एक देश के अंदर वितरण हो सकता है, आय बढ़ सकती है। लेकिन इन देशों में पूंजी निर्माण का स्तर जो है वो बहुत ही निम्न होता है बचतों के कम होने के कारण, जिसके कारण ही आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न। इसके बाद चौथा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय शक्तियां या इंटरनेशनल फैक्टर्स।
अब अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो होती हैं वो भी काम करती हैं आर्थिक बाधा के रूप में। इसको हम आगे और डिटेल में करते हैं कि आर्थिक अंतरराष्ट्रीय शक्तियां किस प्रकार से काम करती हैं उत्पन्न करने में बाधा। आर्थिक शक्तियां बाधा के रूप में उत्पन्न करती हैं क्योंकि ये 3 प्रकार से बाधा के रूप में कार्य करती हैं। एक तो प्रदर्शन प्रभाव होता है इनमें, दूसरा विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा और तीसरा अन्य। अब पहला हम लेते हैं प्रदर्शन प्रभाव यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो विकसित देश होते हैं उनमें जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा होता है, हाई लेवल ऑफ इनकम होता है, तो इसके कारण की लेवल ऑफ लिविंग भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊंचा होता है। लोग नई नई चीजें, नई नई तकनीकों के कारण इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों को प्रदर्शन यानी कि दूसरी चीजों को देखकर, दूसरे देशों को देखकर जो ये अल्प विकसित देश होते हैं इनके लोग भी उनके जैसे लोगों का रहन सहन अपनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो डेवलप कंट्रीज हैं उन लोगों का रहन सहन जो है वो अलग होता है, अलग अलग विलासिता की चीजें वो ज्यादा यूज करते हैं, नई नई तरीके के मोबाइल, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ये सब चीजें उनके पास होती है। तो अल्प विकसित देश जो होते हैं इनके लोग जो होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी उस लेवल पर जाने की कोशिश करें। इसको डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन प्रभाव करते हैं, मतलब वो भी दिखाना चाहते हैं कि वो उस लेवल पर या उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंच सकते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि इन अल्प विकसित देशों में कठिनाई, समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि ये चीजें उनको आयातित करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि उत्पादन की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन करने में कठिनाई। तो कई बार क्या होता है कि अल्प विकसित देश प्रदर्शन प्रभाव के लिए या दूसरे देश की देखा देखी जो है वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं और कई बार एक्सपेंडिचर ऐसी चीजों पर करते हैं जहां पर की आवश्यक नहीं। दूसरी चीज जो है विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन विद डेवलप्ड कंट्रीज। अब अल्प विकसित देश जो होते हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है विकसित देशों। विकसित देशों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो होती हैं वो नेचुरली बेटर क्वालिटी की होती है, उनकी टेक्निक बेटर होती है, पैकेजिंग या हर चीज उनकी बेटर होती है। तो विकसित देशों से इनको प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जब इम्पोर्ट करते हैं तब भी ऐसा होता है कि अगर आपको इंडियन गुड और फॉरेन गुड दोनों मिल जाए, दोनों में अगर आपको चॉइस मिल जाए और कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो, तो आप क्या चीज प्रेफर करें? फॉरेन गुड। और ज्यादातर क्या होता है कि फॉरेन गुड्स की क्वालिटी बेटर होती है या कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप क्या करते हो? वैसे भी अगर आपको बेटर क्वालिटी भी मिलती है तो आप फॉरेन गुड की तरफ जाओ या इम्पोर्टेड वस्तु की तरफ जाओगे। तो इन देशों को, अल्प विकसित देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं जो होती हैं वो भी कंपटीशन फेस करती है फॉरेन मार्केट। इसके बाद है अन्य समस्याएं। अन्य अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जो होती हैं वो ये होती हैं कि अल्प विकसित देशों के लिए समस्या पैदा ये हो जाती है कि विदेशी विनियोग के फलस्वरूप अल्प विकसित देशों का निर्यात बढ़ जाता है लेकिन घरेलू क्षेत्र पिछड़ा हुआ होता है। अब इन देशों का निर्यात भी बढ़ सकता है उत्पादन बड़ा होने के कारण, लेकिन घरेलू उद्योग का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ होता है, जिसके कारण बाजार में मूल्य के उतार चढ़ाव से विदेशी व्यापार में कठिनाई आ जाती है। जब भी कठिनाई उत्पन्न होती है मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण, तो इस तरीके की समस्याएं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आती है। इसके बाद अब हम एक और पॉइंट हमारा बीच में था जो था आर्थिक विकास की ये आगे हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बाधा। इसके बाद अन्य आर्थिक बाधाएं। अन्य आर्थिक बाधाएं हैं प्रतिकूल व्यापार की शर्त। अब व्यापार की शर्तें क्या होती हैं कि जब कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है दो देशों के बीच में, तो इनमें आपस में कोई ना कोई शर्तें लागू हो जाती हैं या कोई ना कोई शर्तें रखी जाती हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो क्या होता है कि जो विकसित देश होते हैं वो ज्यादातर डिक्टेटिंग पावर में होते हैं क्योंकि वो विकसित होते हैं, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत होती है, कीमत कम होती है। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करते हैं कि इन देशों के
ऐसी वस्तुएं एक्सपोर्ट करने का जो कि उनके द्वारा सस्ती उत्पादित की जाती हैं। तो व्यापार की शर्तें जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में होती हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली क्या होता है कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होती है मार्केट में अपनी चलाने के लिए, क्योंकि उनको मार्केट में अपनी जगह बनानी होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो भी उनको पास होता है या जो भी कंट्रीज उनसे ट्रेड करती हैं, तो वो वहां पर बार्गेनिंग पावर उनमें कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप नेचुरली मार्केट में भी जाते हो, तो अगर जरूरत आपकी है, जहां पर बार्गेनिंग पॉसिबल होती है, वहां अगर आपकी जरूरत होती है तो आप अच्छी कंडीशन में नहीं होते। दुकानदार जितने की जो चीज देता है उतने में आपको खरीदनी पड़ती है अगर आपको वो चीज चाहिए तो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको ये चीज चाहिए भी नहीं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस चीज के प्राइस जो है वो कम ला सकते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब भी मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो, तो अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता है, दुकानदार कहे नहीं मैं तो इतने में ही दूंगा, 12 रुपए में ही दूंगा, और अगर आपको लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत। तो ऐसी कंडीशन में आप वो चीज लेके आ जाओगे। लेकिन अगर क्या होता है कि आपको ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 रुपए में देनी है आप दो, नहीं देनी है तो आगे चलो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार बार्गेनिंग पावर जो है वो दुकान बायर के पास हो जाती है। वो कई बार दुकानदार जो है वो 12 से चलो ठीक है 11 में ले लो, तो या 10 में भी दे सकता है वो। तो इस तरीके की चीजें, जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती है, जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, अगर दुकानदार को बेचने की आवश्यकता होगी तो आपको 10 में भी दे देगा। उसकी बिक्री नहीं हो रही है तो आप कहोगे नहीं मैं तो 10 में ही लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, उसको बेचनी है चीज अगर, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और वो कम में भी चीज को दे सकता है। तो यही चीज अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होती है कि जरूरत जिस देश की ज्यादा होती है, उस देश की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और उसको उसी मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़ता है और उतनी ही कीमत में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी आर्थिक बाधा है तकनीकी पिछड़ापन। इन देशों में तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, कि इन देशों में तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है या बैकवर्ड टेक्निक पाई जाती है, पुरानी तकनीकी इस्तेमाल की जाती है, कृषि में पुरानी तकनीकी इस्तेमाल की जाती है, उद्योगों में भी इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो होती है वो कई बार इम्पोर्ट करते हैं ज्यादातर। तो ऐसी कंडीशन में इन देशों में तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है, क्योंकि ये पुरानी उत्पादन विधि अपनाते हैं, तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है इन देशों में, कुशल श्रमिकों का अभाव होता है इन देशों में, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा होता है इन देशों में, जिसके कारण तकनीकी पिछड़ापन इन देशों में पाया जाता है। और तकनीकी पिछड़ापन के कारण औद्योगिक स्तर जो है वो निम्न बना रहता है और आर्थिक विकास में बाधा आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, गैर आर्थिक बाधाएं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। गैर आर्थिक बाधाएं, अभी तक हमने आर्थिक बाधाएं की थी, इसके बाद गैर आर्थिक बाधाएं क्या क्या आती हैं। पहली गैर आर्थिक बाधाएं है बढ़ती हुई जनसंख्या। अब बढ़ती हुई जनसंख्या इन देशों में होती है, जिसके कारण है ऊंची जन्म व मृत्यु दर। ऊंची जन्म और मृत्यु दर इन देशों में होती है, जिसके कारण की जनसंख्या बढ़ती है। ये हमने कल फीचर में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था कि इन देशों में ऊंची जन्म दर क्यों होती है और ऊंची मृत्यु दर क्यों होती है, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा का अभाव होता है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, और क्योंकि रूढ़िवादी अवधारणाएं होती है या मानसिकता होती है, अशिक्षा होती है, जिसके कारण की जन्म दर होती है। तो जन्म और मृत्यु दर ऊंची होती है, इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य होता है इन देशों में, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में इन देशों में, क्योंकि कृषि जो है उस पर ही ज्यादातर लोगों का रोजगार निर्भर करता है। तो इसलिए इन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य पाया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती है और 65 to 70% पॉपुलेशन 75% पॉपुलेशन तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करती है। हमारे यहाँ भी शुरू में जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उससे पहले 75% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर करती थी। हालांकि अब ये जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या जो है
वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर होते हैं। जनसंख्या का आधिक्य, यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है इन देशों में, तीव्र गति से बढ़ती है, इसलिए जनसंख्या का आधिक्य इन देशों में पाया जाता है। इसके बाद है अकुशल जनशक्ति की अधिकता। अब जनसंख्या तो ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन अकुशल जनशक्ति है, यानी कि अकुशल लोग होते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है लोगों को, जिसके कारण की जनसंख्या जो है वो अकुशल होती है, यानी कार्य करने में दक्षता उनकी बहुत ज्यादा। फिर है अन्य गैर आर्थिक बाधाएं। अन्य गैर आर्थिक बाधाएं में आ जाता है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज जो कि इन देशों में, पिछड़े हुए देशों में, अल्प विकसित देशों में होते हैं, वो सामाजिक रीति रिवाज काम करते हैं बाधा का, और ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं आर्थिक विकास। सामाजिक रीति रिवाज के कारण, पिछड़े हुए सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, बहुत ज्यादा लोग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इन सब चीजों पर व्यय करते हैं, जिसके कारण की आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है धार्मिक मान्यताएं। गैर आर्थिक बाधाओं में धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं? धार्मिक मान्यताएं इन देशों में पुरानी होती हैं, पुरानी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। धर्म जाति के आधार पर लोग डिवाइडेड होते हैं, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद कुशल उद्यम एवं प्रबंधन की योग्यता का अभाव। कुशल उद्यमी उपलब्ध नहीं होते हैं देशों के अंदर, जिसके कारण की उत्पादन में कमी होती है। और फिर कुशल उद्यमी, आपको मालूम है, किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुशल इंडस्ट्रियलिस्ट आवश्यक होते हैं, पर क्योंकि इन देशों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, लोगों में उद्यमिता की भावना नहीं होती है, प्रबंधन, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल नहीं होती है, जिसके कारण की आर्थिक विकास में बाधा होती है। विकास के प्रति जागरूकता का अभाव। अब इन देश में क्या होता है कि लोग पिछड़े हुए हैं तो सोचते हैं कि पिछड़े हुए ही रहे। बहुत कम देश ऐसे हैं जिनमें लोगों में विकास करने की इच्छा होती है और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो लोगों के अंदर विकास के प्रति जागरूकता कम पाई जाती है। प्राथमिकता निर्माण की समस्या। अब इन देशों में क्या होता है कि पिछड़े हुए होते हैं ये देश, इसलिए इन देशों में हर क्षेत्र का विकास करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन क्योंकि पूंजी की कमी होती है और संसाधनों की कमी होती है, संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए ये समस्या होती है कि पहले कौन से क्षेत्र का विकास किया जाए, कृषि का विकास किया जाए या उद्योग का विकास किया जाए। तो यहाँ पर प्राथमिकता ये डिसाइड करने की होती है कि प्राथमिकता किसको दी जाए, कृषि को दी जाए या उद्योगों को दी जाए। अगर उद्योगों को दी जाएगी तो कृषि पीछे छूट जाएगा, क्योंकि साधन जो है वो सीमित होते हैं, तो कुछ ही क्षेत्रों का विकास एक बार में किया जा सकता है। तो इसलिए प्राथमिकता के निर्माण की समस्या आती है कि किस चीज का विकास पहले किया जाए, कृषि का विकास पहले किया जाए या उद्योगों का विकास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मूल्य नियमन की समस्या। अल्प विकसित देशों की ये एक और समस्या होती है कि मूल्य नियमन किस प्रकार से होता है। इन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतर विनियोग पूंजीगत व अनुत्पादक उद्योगों में किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ पाता। अब पूंजीगत उद्योगों में जब निवेश किया जाता है तो उत्पादन एकदम से नहीं बढ़ पाता, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि पूंजीगत क्षेत्र जो है वो एकदम से रिटर्न देने वाले नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे रिटर्न देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मूल्य का नियमन होता है
वो कठिन हो जाता है, क्योंकि रिटर्न्स कम होती हैं लेकिन लोगों की इनकम एकदम से बढ़ जाती है। इंडस्ट्रीज में जो लगे हुए लोग होते हैं जिनको रोजगार मिलता है, उनकी आय तो एकदम से बढ़ गई लेकिन उत्पादन एकदम से नहीं बढ़ पाता है, प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गैप हो जाता है आय और प्रोडक्शन के बीच में, उत्पादन के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाता है लेकिन आय तुरंत बढ़ जाती है, तो लोग आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है। तो एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मूल्य नियमन यानी कि प्राइस कंट्रोल की समस्या इन देशों में आ जाती है। अब मुद्रास्फीति है लेकिन देश पिछड़ा हुआ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर भी क्या होता है कि जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर क्रय शक्ति बढ़ जाती है। सरकार ने पैसा डाला इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो उत्पादन में लगता है पैसा या कहीं और भी लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोगों की आय बढ़ती है जिसके कारण की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन तो नहीं बढ़ पाता इतनी मात्रा में, उत्पादन एकदम से नहीं बढ़ पाता, उसको बढ़ने में समय लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ा नहीं, आय बढ़ गई। तो जब आय बढ़ गई लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ गई परंतु उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा, तो उसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन आपको मालूम है कब होता है, जब मांग ज्यादा होती है, पूर्ति उतनी मात्रा में नहीं होती। तो जब भी मांग बढ़ जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण या डेफिसिट बजटिंग के कारण, तो ऐसी कंडीशन में मूल्य नियमन की समस्या सामने आती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान की समस्या। ये हम पहले वाले उसमें भी पॉइंट कर चुके हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की समस्या देशों में पाई जाती है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान इन देशों में कम होता है क्योंकि पिछड़े हुए देश होते हैं, उतनी मात्रा में इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं ताकि लोगों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है, बिना उसके देश में विकास करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान होगा तभी इनोवेशन होगा, नई नई तकनीकी आएंगी देश के अंदर और देश विकसित हो सकेगा, एक्सपोर्ट कर सकेगा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की समस्या। अब ये देश जो है वो आधारभूत चीजों को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट इनका ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट करते हैं ये लेकिन एक्सपोर्ट इनका कम होता है। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होगा, आयात ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में, और इंपोर्ट इनको करना आवश्यक होता है क्योंकि ये मशीन और टेक्नोलॉजी जो है इनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, पिछड़ी हुई तकनीकें होती हैं देशों में, तो विकास के लिए ये सब चीजें इंपोर्ट करना आवश्यक हो जाता है, परंतु इतनी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो जब एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स हो जाता है देश का, और विदेशी मुद्रा की समस्या इन देशों के सामने आती है। तो अब आज इतनी करते हैं।